स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि कोरिया अलविदा बोल देती है चॉपर को और उसकी आंखों में पानी आ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि चॉपर लूफी वगैरह के साथ उनकी शिप पे चला जाता है और वो दूर से खड़े हुए वो सारे चेरी ब्लॉसम्स को गिरते हुए देख रहे होते हैं। तभी हम लोग होते हैं चॉपर उन चेरी ब्लॉसम्स में खो जाता है। तो उसको बोलते हैं चॉपर ठीक तो है ना। तो सांजी बोलता है उसको परेशान मत कर, वो एक ऐसा इंसान है जो भी अभी उस कंट्री को छोड़ के जा रहा है जिस कंट्री पे उसने अपनी पूरी लाइफ बिताई है, जहाँ पे उसके सबसे ज़्यादा पसंदीदा दो लोग थे वो उनको छोड़ के जा रहा है। उसके बाद हम लोग होते हैं लूहे वगैरह सब लोग पार्टी वगैरह करने लग जाते हैं, आराम से ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, नाचने गाने लगते हैं। और हम लोग होते हैं सांजी चोपर के पास आकर उसको ही बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन चोपर जो होता है वो धीरे धीरे करके उनके अंदर घुल मिलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हम लोग होते हैं विवी जो होती है वो कूरो को सहला रही होती है, क्योंकि कूरो जो होता है वो थोड़ी देर पहले नदी के अंदर जमा हुआ मिला था उन लोगों को। और हम लोगों को अच्छे तरीके से पता है कूरो नदी के अंदर इसलिए जम गया था क्योंकि उसको लगा था जोरो डूब गया और वो जोरो को बचाने के लिए गया था, लेकिन जोरो तो बाहर आ गया था। तभी हम लोग होते हैं जोरो कूरो को कांपते हुए देखकर बोलता है कि ये पक्का गिर गया होगा फिसल कर समुद्र के अंदर। तभी हम लोग होते हैं चोपर जो होता है वो कूरो की बात समझ देता है और वो बोलता है कि ये तो बता रहा है कि कोई जोरो नाम का बंदा था जो कि डूब रहा था, इसलिए वो बचाने के लिए उसको गया था। तभी हम लोग होते हैं नामी जोर से आके जोरो को एक घूसा मारती है, बोलती है सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। तभी विवी बोलती है चॉपर तुम जानवरों की भाषा समझ सकते हो। तो चॉपर बोलता है हाँ, क्योंकि मैं भी तो एक जानवर हूँ ना, इसलिए मैं इनकी भाषा समझ सकता हूँ। तो नाम बोलते हैं वाह चॉपर तुम तो कमाल के हो, तुम्हारे पास इतनी बढ़िया मेडिकल एबिलिटी भी है और तुम जानवरों की भाषा भी समझ सकते हो, तुम तो हमारे बहुत काम आओगे। तो चॉपर थोड़ा सा शर्मा जाता है, वो बोलता है अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं हूँ। तभी जोरो बोलता है मेडिकल एबिलिटी, इसके पास मेडिकल स्किल्स भी है। तो नामी बोलती है हाँ इसके पास मेडिकल स्किल्स हैं, तेरे को पता है डॉक्टर कोरिया ने इसको इतनी सारी मेडिकल स्किल्स सिखाई हैं। तो लूफी बोलते हैं इसके पास मेडिकल स्किल्स भी है, चोपर तो डॉक्टर है। और सब लोग चौंक जाते हैं। तो नामी बोलते हैं बेवकूफ कहेंगे, तो तुझे क्या लगता था कि ये डॉक्टर नहीं है, हम लोग इसको और ज्वाइन क्यों करवाना चाहते थे अपनी टीम के अंदर। तो लूफी बोलता है अच्छा इस वजह से तू ज्वाइन कराना चाहती थी क्या, मेरे को तो लगा था काफी इंटरेस्टिंग रेनडियर है और ये ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकता है इसीलिए। और सांजी बोलता है मुझे तो लगा था ये इमरजेंसी फूड है हम लोगों के लिए, इसीलिए हम लोगों ने इसको ज्वाइन कराया। तो चोपर बोलता है बेवकूफ कहेंगे तुम लोग इसलिए मुझे ज्वाइन कर रहे थे और मैं तो अपनी मेडिकल किट लाना भूल गया। तभी नामी बोलती है एक बैग दिखाते हो कि तुम इसकी बात करो, ये तुम्हारी मेडिकल किट है। तो चोपर बोलता है हाँ ये मेडिकल किट है मेरी, लेकिन ये तुम्हारे पास कैसे। तो नामी बोलती है तो तुम जिस गाड़ी में आए थे, जिस स्ले के अंदर आए थे, उस स्ले के अंदर थी। तो चोपर समझ जाता है कि पक्का डॉक्टर कोरिया को पता था कि मैं इन लोगों के साथ जाऊंगा, इसीलिए उन्होंने मेरे लिए स्ले के अंदर ये पैक किया था। उसके बाद हम लोग होते चोपर भी फाइनली उन लोगों के साथ खुशी खुशी पार्टी वगैरह करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर कोरिया सोच रही होती है कि क्या अब तक वो लोग इस आइलैंड को छोड़कर निकल चुके होंगे। और अपने मन में सोचते हुए बोलती है कि चेरी ब्लॉसम उगाए थे हेरीलुक ने, मुझे नहीं लगता उन चेरी ब्लॉसम ने कोई और मिरेकल किया है, बल्कि बस वो चॉपर को मेरे से दूर लेके चले गए। उस बच्चे को, यानी कि चॉपर को लगता है कि वो बहुत बड़ा हो गया, वो खुद अपने लाइफ के फैसले ले सकता है, पता नहीं वो कैसे रहेगा, ठीक भी रहेगा या फिर नहीं। तभी डाल्टन उसको बोलते तुम चिंता मत करो, वो काफी ज्यादा अच्छा डॉक्टर बनेगा उस शिप के लिए। तभी कोरिया डाल्टन से बोलता है कि अच्छा वैसे तुम बताओ तुम अब क्या करने वाले हो। तो डाल्टन बोलता है कि पहले तो मुझे अपने आप पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, मैं सोच रहा था कि मैं इस कंट्री को छोड़ के चले जाऊँ और यहाँ के लोगों को इस कंट्री को नया बनाने दूँ, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी यहाँ के लोगों की मदद कर सकता हूँ इस कंट्री को दोबारा बनाने में। तो कोरिया बोलते हैं तुम्हारा दिल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तुम्हारा दिल इस कंट्री के लिए धड़कता है। तो डाल्टन बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे एक 10 साल की लड़की ने सिखाया था बहुत पहले कि उस कैसे एक दिल धड़का जा सकता है दिल की कंट्री के लिए। फिर हम लोगों को पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वर्ल्ड किंगडम समिट होती है, जहाँ पे सारे देश के जो राजा होते हैं अलग अलग देश के, वो सारे आए होते हैं। वहाँ पे वापोल भी आया होता है और वापोल के साथ डाल्टन भी होता है। उस टाइम तक हम लोगों को पता है कि वापोल वगैरह के और उसकी किंगडम के लोगों के बीच में अच्छी नहीं जमती। तभी हम लोग होते हैं वहाँ पे एल्बेस्टा किंगडम का राजा भी आता है जो कि विवी का फादर होता है। और हम लोग होते हैं वर्ल्ड समिट के अंदर अलग अलग क्रिमिनल्स की फोटो दिखाई जाती है जिनसे कि गवर्नमेंट्स को खतरा है। तो ये वापोल बोलता है मुझे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी कंट्री काफी ज्यादा सुरक्षित है, मेरी कंट्री में मुझे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी जो एल्बेस्टा किंगडम का राजा होता है जिसका नाम कोबरा होता है, वो वापोल पे चिल्लाया था, जिसके बाद हम लोग होते हैं वापोल उससे दुखी होकर बाहर आ जाता है और वापोल को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कोबरा के ऊपर, यानी कि विवी के फादर के ऊपर। तभी उसको विवी दिखाई देती है और वो समझ जाता है कि ये तो कोबरा की बेटी है ना। और हम लोग होते हैं वो विवी को जोर से चाटा मार देता है और गिराया था। वो बोलता है अरे मेरे से तो गलती से लग गई, तुम ठीक तो ना बच्ची, अच्छा अरे तुम तो एल्बेस्टा किंगडम के राजा की बेटी हो है ना, मुझसे गलती तो नहीं हुई, मुझे माफ कर देना। वैसे तुम्हारी जिंदगी में और भी बहुत ज्यादा गलती हुई, तो उस पुअर बाप की बेटी है, वो कितना ज्यादा बेकार बाप है, तुम्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा है ना। तभी हम लोग होते हैं जो उसका जो असिस्टेंट टिगाराम होता है वो मारने के लिए जाने लगता है वापुल को, लेकिन विवी रोक लेती है और बोलती है कि मुझे माफ करना मिस्टर वापुल, मैं आपसे टकराई थी, मेरी गलती है। और हम लोग होते हैं डाल्टन बोलता है कि कितनी ज़्यादा समझदार लड़की है, क्योंकि डाल्टन को पता है कि ये वर्ल्ड समिट है, यहाँ पे अगर थोड़ी सी भी उलझ हो गई तो वॉर हो सकती है। और ये लड़की इतनी ज़्यादा छोटी होकर भी इतनी सारी चीज़ें समझती है, इसने अपनी कंट्री को वॉर में घुसने से बचा लिया। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वापुल वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो नहीं कर पाता जो कि वो करना चाहता था। और हम लोग होते हैं वापुल के जाते ही जो विवी होती है वो रोने लग जाती है ईगाराम को गले लगा के। और हम लोग सोचते हैं कि डाल्टन बताता है कि इस तरीके से एक लड़की ने मुझे सिखाया कि कैसे मैं अपनी कंट्री के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। तभी वो जो टॉप 20 डॉक्टर्स होते हैं वो बोलते हैं कि हम भी अपनी
अपनी कंट्री के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि इस कंट्री को सब लोगों के साथ मिलकर दोबारा बनाए। तभी हम लोग होते विलेज का एक सिटीजन आता है और वो बोलता है मिस्टर डाल्टन मैं आपको एक चीज़ दिखाना भूल गया, और हम लोग होते वो चीज़ कोई और नहीं बल्कि लूफी का वांटेड वाला पोस्टर होता है। तो डाल्टन चौंक जाता है, वो बोलता है कि 30 मिलियन बेरीज की बाउंड्री थी इसके सर के ऊपर और ये पायरेट्स है। तभी हम लोग होते कोरिया हंसते हुए बोलते हैं कि मुझे लगा ही था कि ये लोग कुछ ना कुछ तो अलग है, ये टोपी वाला लड़का सच में कुछ खास था। तभी डाल्टन उन विलेज वालों से पूछता है कि तुम लोगों को ये मिला कहाँ से और तुम लोगों ने मुझे अभी तक बताया क्यों नहीं। तो विलेज वाला बंदा बताता है कि दरअसल हम लोग भूल गए थे, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। दरअसल एक हफ्ते पहले के करीब एक अजीब सा ट्रैवलर यहाँ पे आया था, उसने हम लोगों को बताया कि वो ब्लैक बियर्ड पायरेट्स को पीछे आया हुआ है, उनको ढूंढने के लिए आया है। ब्लैक बियर्ड पायरेट वही पायरेट है जिन्होंने हमारी कंट्री के ऊपर अटैक किया था। हम लोगों ने उनको बताया कि वो लोग यहाँ से चले जा चुके हैं। तो जैसे उसको ये पता चला कि ब्लैक बियर्ड यहाँ से जा चुके हैं तो उसने हम लोगों से एक क्वेश्चन पूछा। उसने बोला कि तुम लोगों ने देखा है कि कोई स्ट्रो हैट वाला पायरेट यहाँ पे आया। तो हम लोगों उसको जानते नहीं थे, हम लोगों को स्ट्रो हैट के बारे में पता नहीं था। तो हम लोगों ने उसको बोला कि कौन स्ट्रो हैट वाला। तो उसने हम लोगों को ये पोस्टर दिया और उसने बताया कि अगर वो दोबारा यहाँ पे आता है तो उसको बता देना कि आज से ठीक 10 दिन के बाद मैं एल्बेस्टा किंगडम में उसका इंतजार करूंगा, सिर्फ 10 दिन के लिए। अगर वो तब तक आ जाए तो ठीक है। तभी हम लोगों ने जाते टाइम उससे उसका नाम पूछा तो उसने बताया कि उसका नाम एस है, और एस नाम लेते ही शायद वो स्ट्रो हैट वाला लड़का उसको जान जाएगा। तभी हम लोग होते हैं डॉक्टर कुरेहा बोलते हैं कि ये सब उस पोस्टर को देखने लगती है। तभी डाल्टन बोलता है कि क्या हुआ डॉक्टर कुरेहा, आप कुछ देख रही हो। तो डॉक्टर कुरेहा बोलते तुम गोल्ड डी के बारे में जानते हो। तो बोलता है गोल्ड गोल्ड रोजर की बात कर रहे हो क्या आप, जो पायरेट किंग था। तो कुरेहा बोलती है अच्छा, तो आजकल उसको गोल्ड रोजर बोलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा रेनडियर है वो किसी नॉर्मल बंदे के साथ नहीं गया है, बल्कि वो किसी अच्छे बंदे के साथ गया जिसके अंदर अभी भी डी की विल जो है वो जिंदा है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि चॉपर और लूफी आराम से शिप के ऊपर बैठे हुए देख रहे होते हैं समुद्र कितना बड़ा है। तभी लूफी बोलता है देखा समुद्र कितना बड़ा है। हम लोग पायरेट्स जो होते हैं ना वो इस समुद्र के अंदर एडवेंचर करते हैं, और हम लोग होते हैं चॉपर की आंखें एकदम चमकनाने लग जाती है। चॉपर बोलता है वाह सच में पायरेट तो सच में कमाल के होते हैं। तभी हम लोग होते हैं ऊपर से एक बहुत बड़ी सी बर्ड गुजरती है। तो लूफी वो लोग बोलते हैं ये क्या चीज़ है। तो लूफी बोलते हैं तो एक सीगल है। तो नामी बोलते हैं इतनी बड़ी कोई सीगल थोड़ी होती है। तभी लूफी उस सीगल को आवाज़ लगा देता है और हम लोग होते हैं उस सीगल का ध्यान उनकी तरफ आ जाता है और वो लूफी की तरफ बढ़ने लगती है बहुत ही तेज रफ्तार में। तो लूफी बोलता है देखा मैंने बोला था ना ये एक सीगल है। तो नामी बोलते हैं बेवकूफ कहीं कि अभी ये टाइम है क्या, तो ये पता लगा ये सीगल है कि नहीं, ये हमारी तरफ बढ़ रही है, हमारी शिप को खतरा है। तो लूफी बोलता है कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। और हम लोग होते चॉपर की दिल की धड़कनें बढ़ने लग जाती है, वो एक्साइटेड हो जाता है कि वाह कितना ग्रेट एडवेंचर है। तभी हम लोग होते हैं वो बर्ड आकर लूफी को अपनी चोंच में लेकर ऊपर उड़ जाती है। लूफी चिल्लाएगा यूहू। तभी हम लोग होते हैं चोपर चिंता में आ जाता है। चोपर भागते हुए जाता है सांजी जोरो वगैरह के पास और बोलता है कि लूफी खतरे में है, वो बर्ड जो वो लूफी को उठा के ले गई। तो जोरो बोलता है कि उसने बोला क्या उसको हमारी मदद चाहिए। तो चोपर बोलता नहीं। तो वो बोलता है तो फिर चिंता मत, लूफी खुद संभाल लेगा। और हम लोग होते हैं लूफी अपने हाथों को लंबा करता है, उनको गोल गोल घुमाता है और उस बर्ड को पकड़ के घुमा के ला के सब डेक के ऊपर गिर देता है शिप के, और बोलता है ओए सांजी देखो मैंने कितना बड़ा मीट इकट्ठा कर लिया, अब हम लोग बढ़िया खाना खाएंगे। और हम लोग होते सांजी जोरो वगैरह पत्ते खेल रहे होते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो लूफी पे पहले तो चिल्लाते हैं लेकिन फिर बाद में बोलता है कि वाह लूफी तुमने सच में बहुत बड़ा मीट पकड़ा है। तभी चॉपर बोलता है कि ये तुमने कैसे किया। तो लूफी बोलता है क्या हुआ चॉपर, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया क्या। तो चॉपर बोलता है नहीं मैं समझ गया, पायरेट सच में बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल होते हैं। और चॉपर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी हम लोग होते हैं नामी वहां पे आती है और बोलते हैं तुम लोग मस्ती मत करो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हम लोग एल्बेस्टा किंगडम पहुंचने वाले हैं। तो चोपर बोलते हैं एल्बेस्टा किंगडम कौन सी किंगडम है। तो वो लोग बताते हैं अच्छा तुझे तो इसके बारे में पता नहीं ना। फिर हम लोग होते हैं उसको बताता है कि ये किंगडम है, ये कंट्री है जो कि वीवी के फादर ओन करते हैं, यानी कि वीवी के फादर वहाँ के राजा है। वहाँ पे भी एक बंदा है क्रोकोडाइल नाम का जो कि एल्बेस्टा किंगडम को हथियाना चाहता है, और जो क्रोकोडाइल है वो 7 वॉरलॉर्ड में से एक है जो समुद्र के होते हैं। तो चोपर बोलते हैं 7 वॉरलॉर्ड ऑफ सी, ये 7 वॉरलॉर्ड क्या होते हैं। तो नामी उसको बताते हैं 7 वॉरलॉर्ड वो बंदे हैं साहब जो कि पायरेट्स तो हैं लेकिन उनको गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दे रखी है, वो दूसरे पायरेट्स को खत्म करते हैं, दूसरे पायरेट्स को मारते हैं, इसलिए गवर्नमेंट उनको ऑथराइज करती है, वो पायरेट का काम भी कर सकते हैं। तो लूफी बोलते तुम चिंता मत करो, उसका नाम क्रोकोडाइल है ना, मुझे बस उस क्रोकोडाइल से मिलना है। तो वीवी बोलते कि क्रोकोडाइल से मिलना इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा। क्रोकोडाइल जो वो एल्बेस्टा किंगडम का हीरो है क्योंकि वो बाकी सारे पायरेट्स को खत्म करता है जो कि उस टाउन पे अटैक करते हैं, लेकिन असलियत में वो बाकी सारे लोगों के बीच में सिविल वॉर करवा रहा है। तो लूफी बोलते तुम चिंता मत करो, हम लोग बस उस क्रोकोडाइल को तो पीटना ना, वो हम आराम से कर देंगे। तभी वीवी बोलते कि लेकिन हम लोगों को ध्यान रखना होगा बार्क वर्क्स भी वहीं पे होंगे। तभी चोपर बोलता है बार्क वर्क्स ये क्या है। तो उसको बोलते तो मुझे खुद समझ में नहीं आता। तभी वीवी बताते कि समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बार्क वर्क के अंदर जो बॉस है उनका जो क्रोकोडाइल है उसको मिस्टर जीरो बोलते हैं, और उसके अंदर 12 एजेंट्स काम करते हैं और एक जानवर काम करते हैं। वो टोटल 13 हैं, वो चारों वो 13 के 13 डायरेक्ट उसके अंदर काम करते हैं। उन 12 जो मेल मिस्टर्स होते हैं जिनको नंबर से डिनोट किया जाता है मिस्टर 1 मिस्टर 2, उनके साथ एक फीमेल पार्टनर होती है। जैसे मिस्टर 1 के साथ मिस्टर फीमेल पार्टनर है, मिस्टर 2 के पास कोई फीमेल पार्टनर नहीं है, लेकिन अभी तक हम लोग मिस्टर 3 से लड़े थे जो कि लीडर गार्डन में मिला था। तो जोरो बोलता हाँ वही बंदा जिसने हम लोगों को मोमबत्ती में जला दिया था।
तो वीवी बताती है हाँ भाई, और उसकी जो पेयर थी उसके साथ जो फीमेल पार्टनर थी वो थी मिस गोल्डन वीक। वैसे मिस्टर 4 के साथ जो पेयर अप है वो है मिस मैरी क्रिसमस। और ऐसे मिस्टर 5 जो हम लोगों से मिला था जिसके हाथ में जो बंदूक थी वो कहीं से भी बम फेंक सकता था, उसकी पूरी बॉडी विस्फोट कर सकती थी, उसके साथ जो फीमेल पार्टनर थी वो थी मिस गोल्डन वीक, सॉरी मिस वैलेंटाइन। और मिस वैलेंटाइन अपना वेट कभी भी कम ज़्यादा कर सकती थी। ऐसे ही मिस्टर 1 से लेकर मिस्टर 5 तक के जो एजेंट्स हैं उनको ऑफिसर एजेंट बोलते हैं, और उनसे नीचे वाले एजेंट्स को बोलते हैं फ्रंटायर एजेंट्स। और वो उन सबके पास जो मिस्टर 1 से लेकर मिस्टर 5 तक के एजेंट्स हैं उन सबके पास डेविल फ्रूट की पावर होती है। और मिस्टर 6 से लेकर मिस्टर 13 तक के जो एजेंट्स हैं उनका काम होता है पैसे इकट्ठे करना, फंड्स इकट्ठे करना बार्कवर्स के लिए। तो सांजी बोलता है कि वो दो जानवर थे वो कौन थे, तो बताती है विवी कि हाँ वही तो थे मिस्टर 13 और मिस फ्राइडे। वो दोनों जानवर हैं, उन लोगों का काम है कि पनिश करना लोगों को, जो भी अपने मिशन में फेल हो जाता है, जो भी एजेंट, उनको पनिश करने का काम इनका होता है। जो ऑफिसर एजेंट होते हैं उनके अंदर में 200 सबॉर्डिनेट्स काम करते हैं जिनको बिलियंस बोलते हैं। और जो फ्रंटायर एजेंट है यानी कि मिस्टर 6 से लेकर मिस्टर 13 तक उनके अंडर में 1800 एजेंट्स हैं जिनको मिलियंस बोलते हैं। ये एक सीक्रेट सिंडिकेट है बार्कवर्क्स नाम का, जो कि सारे उल्टे सीधे काम करते हैं, इलीगल काम करते हैं। तो चॉपर और रूसोफ चौंक जाते हैं, वो बोलते हैं 2000 1800 प्लस 200 जने इनके अंदर में काम करते हैं। तो लूफी बोलता है कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोगों को बस इस क्रोकोडाइल को तो हराना है। तब इन जोरो बोलता है कि लेकिन हम लोगों को ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर बार्कवर्क्स का मेन काम एल्बेस्टा किंगडम को हथियाना है, तो जब हम लोग एल्बेस्टा किंगडम पहुंचेंगे तो शायद वहाँ पे सारे ऑफिसर एजेंट्स होंगे। अब तक हम लोग एक एक जने से लड़े, लेकिन हम लोगों को अब सबसे लड़ना होगा। तो लूफी बोलता है हम लोगों को बस उस क्रोकोडाइल को तो हराना है। तो जोरो बोलता है चुप हो जा, कब से तूने एक एक रट लगा रखी है, उस क्रोकोडाइल को हराना इतना भी आसान नहीं होगा जितना तू सोच रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को लिटिल गार्डन आइलैंड दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर 2 पहुंच जाता है अपने क्रू के साथ, और वो अपने नेविगेटर को मार रहा होता है और उसको बोलते हैं तेरी हिम्मत कैसी, ये सब कुछ तेरी गलती है। तो वो नेविगेटर बोलता है मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझ के नहीं किया। तो मिस्टर 2 उसको बोलता है तू दोबारा मुझे बता मिस्टर 0 का ऑर्डर क्या था। तो वो नेविगेटर बताता है कि हम लोगों को मिस्टर 3 को मारना था, वो एल्बेस्टा किंगडम की तरफ जा रहा था इस आइलैंड से, तो हम लोगों को उसको रास्ते में मारना था। तो मिस्टर 2 बोलता है कि बता हम लोग डायरेक्ट आए ना एल्बेस्टा के नेम से यहाँ पे, तो हम लोगों को रास्ते में मिस्टर 3 क्यों नहीं मिला, इसका मतलब तुम लोगों की गलती है, तू नेविगेटर है ना, तेरी गलती है, तूने एक शिप को कैसे छोड़ दिया, मिस्टर 3 की शिप हम लोगों को मिली कैसे नहीं रास्ते में, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। हम लोगों को कैसे ना कैसे करके मिस्टर 3 को मारना होगा, हम लोग इस छोटे से मिशन में फेल नहीं हो सकते। अगर हम लोगों ने मिस्टर 3 को नहीं मारा तो मिस्टर 1 अपने पार्टनर के साथ आया मुझे मारने के लिए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मिस्टर 3 को पकड़ो, या फिर तुम मरना चाहते हो मेरे हाथों। तो हम लोग होते हैं वो सारे लोग शिप निकालते हैं और दोबारा निकल जाते हैं एल्बेस्टा किंगडम की तरफ, और अब वो बीच में रास्ते में आने वाली सारी शिप को देखने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि मिस ऑल संडे जो होती है वो मिस्टर क्रोकोडाइल को यानी मिस्टर 0 को बताते हैं कि हमारे आइलैंड के ऊपर, हमारी कंट्री के ऊपर पायरेट्स अटैक कर रहे हैं। तो मिस्टर क्रोकोडाइल बोलता है क्या उनको लोगों को पता नहीं है कि ये कंट्री क्रोकोडाइल की है। तो मिस ऑल संडे बोलते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर पहले से ही दंगे चल रहे हैं, सिविल वॉर चल रही है, तो शायद पायरेट्स के लिए आसान है हमारी कंट्री पर अटैक करना। तो मिस्टर क्रोकोडाइल बोलता है मतलब मुझे समय आ चुका है लोगों को दिखाने का अपनी ताकत का। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।